Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। शुरुआत करते हैं फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ, यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी परिचय हो जाए खबरों का। देखिए आज जो पहली बड़ी खबर, आज फिक्र का फोकस बंगाल की अपराजिता बिल पर है, जिसके जरिए अब दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस अपराजिता बिल को लेकर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, इस पर राजनीति क्यों तेज हुई, यह बताएंगे। फिर उस हिमाचल का आर्थिक संकट दिखाएंगे जहां 3.5 लाख राज्य कर्मचारी एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि सैलरी पेंशन आई क्या, आखिर हिमाचल की हालत ऐसी क्यों हो गई है, इस पर फिक्र का लेंस दिखाएंगे। और यह बड़ी खबर है क्योंकि फ्रीबीज की दुनिया में यह कितना बड़ा सबक है, या इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। इसके बाद पीएम मोदी का विदेश दौरा दिखाएंगे। वो ऐसे मुल्क के दौरे पर हैं, ऐसे मुस्लिम मुल्क के दौरे पर हैं जिसके बारे में सुनकर बीजिंग की बेचैनी बढ़ सकती है। फिक्र में हरियाणा की ट्रेंडिंग खबर भी होगी क्योंकि यहां गौ तस्करी के शक में 19 साल के एक लड़के की हत्या का आरोप कथित गौरक्षकों पर लगा है। वो लड़का जिसका गौ तस्करी से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इसके बाद फिक्र में आपको नीमच का एक वीडियो दिखाएंगे, भ्रष्टाचार रूपी, ये देखिए तस्वीर, देख रहे हैं आप, भ्रष्टाचार रूपी अजगर यहां कैसे रेंग रहा है और पूरे सिस्टम को जगा रहा है, ये देखिए जरा आप। फिक्र में हरियाणा की राजनीतिक फाइल्स भी खुलेंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए राहुल गांधी ने अपने पार्टी नेताओं से राय ली है, जबकि आप के नेता संजय सिंह ने भी इसका स्वागत किया है। फिक्र में एक बड़ी खबर मणिपुर से है, चिंताजनक खबर है। यह खबर आपको सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी। यहां 3 दिन से ड्रोन अटैक हो रहे हैं। सवाल यह है कि कुकी उग्रवादियों के पास ये ड्रोन पहुंचे कहां से। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आज एक शुभ समाचार आया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.6% की GDP ग्रोथ का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे 7% तक कर दिया गया। लेकिन फिक्र की शुरुआत आज कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो सीधे सीधे उस विषय से जुड़ी है जिसको लेकर हमने एक बहुत भयंकर आंदोलन देखा। लेकिन 2012 की निर्भया घटना के बाद क्या हमने कुछ सीखा, यह सवाल। बंगाल से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुए एंटी रेप बिल के पूरे देश में चर्चा हो रही है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या किसी राज्य के पास आपराधिक मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर की घटना के 26 दिन बाद यह बिल पास हुआ है। इस बिल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। ममता सरकार का यह बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से कैसे अलग है। इस पर हमने आपके लिए फिक्र की फैक्ट फाइल तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको इस बिल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बताते हैं कि ममता सरकार के बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। बिल को अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। बिल में रेप, गैंग रेप मर्डर के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आरोप पत्र दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में 21 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। हालांकि इसे 15 दिनों तक बढ़ाया भी जा सकता है। अपराधी की मदद करने वालों को 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। हर जिले के भीतर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान है। बलात्कार, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में यह टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। बलात्कार के साथ ही एसिड अटैक को भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इनके अनुसार कोर्ट की कार्रवाई को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से काफी नाराजगी जताई गई है। यह जो पर्टिकुलर पॉइंट है मीडिया को लेकर। इस बिल के कानून बनने के रास्ते में एक पेज भी है। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
ममता सरकार ने भले ही इसे विधानसभा से पास करा लिया हो, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की सहमति के बिना अपराजिता विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। ममता सरकार संशोधन पारित करने के बाद इसे सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी। राष्ट्रपति केंद्र की सलाह लेने के बाद इस पर अंतिम निर्णय करेंगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। देखा जाए तो ममता सरकार ने बिल पास कराकर अब गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। ममता आरोप लगा रही है कि जो मोदी सरकार नहीं कर पाई वो हमने कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने भले ही बिल का समर्थन किया, लेकिन उसे ममता सरकार की नीयत पर शक है। हमने बिल पर हो रही बयानबाजी की एक रील तैयार की है, जिसमें काफी कुछ फैक्ट्स हैं और काफी पॉलिटिकल दांवपेच हैं। आइए देखते हैं। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড, এইটুকুই আমরা চেঞ্জ করেছি। ধর্ষণ বা গণধর্ষণের ফলে নির্যাতিতার মৃত্যু হলে বা নির্যাতিত সম্পূর্ণ ভেজিটেবল হয়ে গেলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় এর শাস্তি বলা আছে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করেছি প্রাণদণ্ড ও জরিমানা। We want execution of this law immediately. We want result. Responsibility goes to government. Full support. রাখবেন, আজকে বাংলাকে নিয়ে শুধু বদনাম যারা করছেন, বাংলার সম্মান নিয়ে ভাবুন। বাংলা মাকে বদনাম করলে আপনার গায়েও লাগবে, আমার গায়েও লাগবে। আমাকে আপনারা 50টা কটু কথা বলুন, আমার কোনো যায় আসে না। যেভাবে আপনারা আমাকে অসম্মান করেছেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সেভাবে অসম্মান করিনি। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है। उस सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नहीं। There is a political will to apply, to enact, to enforce the acts and bills. So नया बिल आने में कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, यहां पर एक सोचने वाली बात है और यह बहुत बड़ा आत्ममंथन का विषय है। 2012 में निर्भया की घटना के बाद नया कानून आया। तब रेप के जो मामले भारत में रिकॉर्ड किए जाते थे वो थे 25,000 साल में। 2022 जो एनसीआरबी का लास्ट डेटा है, तब ये मामले 31,000 हो गए। इसके पीछे की वजह है कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट रेप के केसेस में 27 से 28% है, जो कि भारत में 5 सबसे ज्यादा खतरनाक क्राइम्स में नंबर 2 पर लोएस्ट है। यह सबसे बड़ी वजह है। कन्विक्शन रेट कितना कम है इसका सोचिए। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। ममता सरकार का अपराजिता बिल भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस से कैसे अलग है। इसके लिए हमने केंद्र के दोनों कानूनों में रेप जैसी सजा को लेकर किए गए प्रावधानों का अध्ययन किया है। इसके बाद दोनों की तुलना करने पर जो तथ्य सामने आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में जो स्टेट का अधिकार होता है, जो चीजें स्टेट के अंदर आती हैं, उसमें ऐसे संशोधन का ऑप्शन है, ऐसा कुछ लॉयर्स का कहना है, लेकिन इसका अप्रूवल जरूरी है फर्स्ट, जिसके लिए ये बिल आगे बढ़ेगा अभी। खैर, अब जरा दोनों में सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस देखते हैं। रेप की सजा के लिए बीएनएस में धारा 64 के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि बंगाल सरकार के बिल में उम्र कैद के साथ फांसी और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। रेप के बाद अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो बीएनएस की धारा 66 के तहत 20 साल जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। मौत की सजा भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ ऐसे ही मामले में बंगाल सरकार के बिल में फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट गैंगरेप से जुड़ा है। बीएनएस की धारा 70(1)
कहती है कि गैंगरेप के दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी, फांसी की सजा भी हो सकती है। बंगाल सरकार के बिल में गैंगरेप जैसे अपराध के लिए भी उम्र कैद के साथ फांसी और जुर्माने का प्रावधान है। ममता सरकार के अपराजिता बिल को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि ये रेप की घटनाओं के खिलाफ किसी राज्य की तरफ से लाया गया कोई पहला बिल नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश, जहां पर 2017 में रेप के खिलाफ फांसी की सजा वाला बिल लाया गया था। इसके तहत 42 लोगों को सजा भी दी गई थी। आप शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सुनिए। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। मध्य प्रदेश से तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। वैसे रेप के खिलाफ कानून अपनी जगह है, लेकिन सत्यता यह है कि इन मामलों में दोष सिद्ध की दर जो है वो काफी कम है। जो अभी हमने आपको बताया कन्विक्शन रेट, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2018 से 22 के बीच में रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 से 28% रहा है। और 5 गंभीर श्रेणी के अपराधों में कन्विक्शन रेट की तुलना करें तो उसमें रेप से जुड़े मामलों में दोष सिद्धि की जो दर है वो दूसरे नंबर पर आती है। फिक्र में आगे बढ़ने से पहले इस केस से जुड़ा अभी आपको अपडेट दे देते हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से भी संदीप घोष को निलंबित कर दिया गया है। कल सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ इस मामले पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केंद्र सरकार ने ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। अब सोचिए, एक तरफ डायकॉटमी देखिए, इसमें विरोधाभास देखिए। एक तरफ ममता दीदी ये बिल पास करवाती है, दूसरी तरफ आपने देखा प्रिंसिपल का क्या हुआ है। वो प्रिंसिपल जिसको तुरंत नौकरी मिल गई थी, तुरंत हटते ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, और ममता दीदी खुद विरोध करने सड़कों पर उतर आई। ओए, जहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले। खैर, पश्चिम बंगाल के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मणिपुर। बहुत चिंताजनक खबर आ रही है, और क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है अगर वो पूरे देश में एक ट्रेंड की तरह हो गया तो ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि मणिपुर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है अटैक करने के लिए। हम सब जानते हैं कि मणिपुर पिछले 1 साल से अशांत है। यहां कुकी और मेतेई समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसा में को 1 वर्ष से ज्यादा बीत चुका है। लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे आंकड़े कहते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में हुए 3 बड़े ड्रोन अटैक ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया। आपने पहली बार सुना होगा कि किसी राज्य के भीतर हो रही हिंसा में ड्रोन अटैक किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष देश का एकमात्र चैनल है जो मणिपुर हिंसा के दृश्य देश को दिखा रहा है, क्योंकि देश के इस हिस्से की फिक्र पहले भी जरूरी थी, आगे भी जरूरी है, और यह कहीं ट्रेंड ना बन जाए। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर यानी सोमवार को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इससे पहले 1 सितंबर को पश्चिम इम्फाल में जो कोत्रुक गांव है वहां पर ड्रोन से बम गिराए गए। इसमें 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दिन दूसरा ड्रोन अटैक पश्चिम इम्फाल के ही सेनजाम चिरांग इलाके में किया गया। यहां रिहायशी इलाकों में ड्रोन से 3 बम गिराए गए। ड्रोन हमलों के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कांग पोपकी जिले से 1 ड्रोन बरामद किया है। मणिपुर में ड्रोन हमले के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। चिंताजनक बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। जून के महीने में एक शख्स को पकड़ा गया जो ड्रोन का सामान लेकर जा रहा था। उसी महीने में एक और शख्स को पकड़ा गया जो ड्रोन की बैटरीज लेकर जा रहा था, और तब इस बात के सबूत सामने आ रहे थे कि कुछ ऐसा हो सकता है। इसमें एक और खुलासा हम आपसे कुछ क्षणों में करने वाले हैं। मणिपुर पुलिस के अनुसार ड्रोन हमलों को कुकी उपद्रवियों ने अंजाम दिया है। पुलिस को शक है
कि ट्रेन प्रोफेशनल्स की मदद से ये हमले किए गए हैं। हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स वैसे नहीं हैं जो रूस, यूक्रेन या इजराइल युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि ये सामान्य क्वाडकॉप्टर ड्रोन हैं जो कैमरे से लैस हैं। क्वाडकॉप्टर बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बहुत छोटा सा ड्रोन होता है, इनमें नेविगेशन सिस्टम लगा है, इन्हें करीब 1 घंटे तक उड़ाया जा सकता है और इनमें लगे हथियार को कहीं भी गिराया जा सकता है। हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल कर आरपीजी तैनात किए गए थे। ड्रोन हमलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो 13 सितंबर तक इन घटनाओं पर रिपोर्ट देगी। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इन ड्रोन हमलों को आतंकवादी कृत्य करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से बम गिराना आतंकवाद की तरह है। ड्रोन हमलों के साथ राज्य में कई जगहों पर अब हिंसा हो रही है। चुरजानपुर इलाके में उपद्रवियों ने बीजेपी नेता के माता पिता के घर को आग लगा दी। इसका वीडियो सीएम बीरेन सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। इस बीच डीजीपी राजीव सिंह ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ड्रोन हमलों की जांच की बात कही है। मणिपुर में ड्रोन हमलों और हिंसा पर हमने एक रील तैयार की है जो वहां के जमीनी हालात दिखा रही है। दिल्ली में भी एनएसजी से भी हम लोगों ने बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमेटी भी एक बनाई है कि ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए एंड समथिंग टू डू काउंटर करने के लिए उसको कैसे हम लोग आगे ये करें। और जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। Misunderstanding had happened and then some lapses were there. In the meantime, they have taken the due advantage and they have burned down some of the vehicles over here. Now we are settled with proper security measures. यहां पर सबसे चिंताजनक बात 2 है। पहली बात तो यह है कि पूरे देश में हमने जब यह कहा कि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए। उसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से युद्ध में नए नए वेपन्स के साथ इंप्रोवाइजेशन हो रहा है, आतंकवादी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब में हम ऑलरेडी इसके कुछ इंस्टेंसेस देख चुके हैं और अगर मणिपुर में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह चिंताजनक ट्रेंड है जो हर तरफ दिखाई दे सकता है। दूसरी बड़ी खबर, वो कई जगह मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है और आपको यह बताना जरूरी है कि मणिपुर चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट से पुलिस चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज को पिछले 7 महीने में 2 बार खत लिखा। हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसे ड्रोन को लेकर घटनाएं हो सकती हैं और उसके बाद भी अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो ये चिंता का विषय है। मणिपुर में ड्रोन हमले कुछ गंभीर सुरक्षा खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मणिपुर के उग्रवादी संगठनों तक ड्रोन कैसे पहुंचे। क्या म्यांमार के रास्ते चीनी ड्रोन्स मणिपुर पहुंचाए गए? क्योंकि क्वाडकॉप्टर्स चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारे दिए हैं और इसमें चाइना का स्पेशलाइजेशन भी है। क्या म्यांमार के उग्रवादी गुटों ने हमले में मदद की है? सोचिए। यह सवाल इसलिए क्योंकि जानकारी के अनुसार इस तरह के ड्रोन हमले म्यांमार के उग्रवादी संगठन करते हैं। रक्षा जानकारों की माने तो मणिपुर के कुछ उग्रवादी संगठनों के संबंध म्यांमार के पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ से भी है। ये गुट म्यांमार की सैन्य सत्ता के खिलाफ है। म्यांमार के पीडीएफ गुट को म्यांमार सेना के खिलाफ ड्रोन हमलों के लिए जाना जाता है। म्यांमार के गुट को चीन से ड्रोन की सप्लाई की जाती है। पूरी आशंका है कि म्यांमार के रास्ते यही चीनी ड्रोन अब मणिपुर के उग्रवादी संगठनों तक पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जल्द से जल्द इस खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। खैर, अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और यह एक ऐसी खबर है जो शायद हमें सोचने को मजबूर कर रही है कि जो फ्रीबीज की दुनिया है उसका क्या अब अंत होने वाला चैप्टर खुलने वाला है। क्यों? ध्यान से देखिएगा यह खबर। मणिपुर के बाद हमारे पास हिमाचल के आर्थिक संकट पर आज एक बड़ा अपडेट है। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट के कारण 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की सैलरी और पेंशन रुक गई है। उस प्रदेश में जहां की आबादी करीब 78 लाख है।
हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कर्मचारी को 3 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन या पेंशन नहीं मिली हो। तो फिर इस महीने ऐसा क्यों हुआ? क्या मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति ने आर्थिक आपदा पैदा कर दी है या फिर आर्थिक संकट की वजह कुछ और है? सवाल कई हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले इस खबर को ध्यान से समझ लेते हैं। हिमाचल में क्या हो रहा है? हिमाचल में 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है और 1.5 लाख पेंशन भोगियों की जो पेंशन है, इस महीने खाते में क्रेडिट नहीं हुई। एक्सक्यूज मी। कर्मचारियों के वेतन के लिए हर महीने 1200 करोड़ चाहिए, जबकि पेंशन के लिए 800 करोड़, यानी सरकार को 2000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन खजाने में इतने पैसे ही नहीं। अब केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान की 490 करोड़ की मासिक किश्त का इंतजार है, जो 5 या 6 तारीख को सरकार के खाते में पहुंचती है। इसके बाद 10 तारीख को सेंट्रल टैक्स के 688 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि वेतन और पेंशन का भुगतान 10 सितंबर तक हो पाएगा। हालांकि तब भी पैसे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वेतन और पेंशन के लिए सरकार को 2000 करोड़ चाहिए, जबकि रकम 1178 करोड़ की बनती है, यानी अंतर डेफिसिट करीब 822 करोड़ का है, जो सरकार को जुटाना होगा। राज्य सरकार के कोषागार की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी 750 करोड़ के आसपास है, यानी इतना खर्चा बिना खाते में पैसे हुए किया जा सकता है, लेकिन अकेले वेतन का ही खर्चा 1200 करोड़ है, इसीलिए सिर्फ ओवरड्राफ्ट लिमिट से काम नहीं चलेगा। हालांकि बिजली बोर्ड के 6 कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान हो चुका है, लेकिन बाकी विभाग का संकट सामने है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों का वेतन भत्ते को पहले ही 2 महीने के लिए टाला जा चुका है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि सूबे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कई जगह रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि हिमाचल में पर कैपिटा डेट भारत में नंबर 2 पर है। 1,17,000 रुपए पर हेड। अरुणाचल के बाद यह नंबर 2 पर है पर कैपिटा डेट। सोचिए जरा, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। अब हम आपको हिमाचल प्रदेश में सैलरी संकट की वजह समझाते हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आर्थिक चुनौतियों का हवाला दे रही है। हमने इसे लेकर रिसर्च की और कुछ आंकड़े जुटाए। इन आंकड़ों के आधार पर सरल भाषा में हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको हिमाचल संकट के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था। नंबर्स देखिए। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। मार्च 2025 तक यह रकम बढ़कर 95,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हिमाचल पर अभी 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। प्रति नागरिक औसत कर्ज 1,19,000 रुपए है, जो कि अरुणाचल के बाद देश में सबसे ज्यादा है। सरकार का बजट 58,444 करोड़ है। इसका 42,000 करोड़ से ज्यादा सैलरी, पेंशन और कर्ज अदायगी पर खर्च हो जाता है। सरकार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 10,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया भी है। सरकार अपने कुल खर्च में 41% सिर्फ वेतन और 24% पेंशन देने पर खर्च करती है, यानी 65% रकम पेंशन और सैलरी में चली जाती है, जबकि ब्याज देने में 15% खर्च हो जाता है। सवाल है कि हिमाचल सरकार पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ रहा है। आइए इसे समझते हैं, क्योंकि यह एक लेसन है सबके लिए। मुफ्त की योजनाएं, जिसे फ्रीबीज भी कह सकते हैं, उसके तहत 350 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, जिससे 1800 करोड़ का बोझ पड़ता है। 5 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की मदद दी जाती है। इससे सरकारी खजाने पर 800 करोड़ का बोझ पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना लागू करने से सरकार पर सालाना 1000 करोड़ का बोझ बढ़ा। ओल्ड पेंशन देने के कारण एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले मिलने वाला 2000 करोड़ लोन भी हाथ से चला गया। केंद्र सरकार ने कर्ज सीमा को 5% से घटाकर 3.5% कर दिया है। मतलब राज्य सरकार जीडीपी का केवल 3.5% कर्ज के रूप में जुटा पाएगी। दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार को 6200 करोड़ का जो था वो लोन लिमिट मिली थी, जिसमें करीब 3900 करोड़ का लोन लिया जा चुका है।
अब सिर्फ 2300 करोड़ लोन लिमिट बाकी। मतलब आपने बोरोइंग्स ऑलरेडी काफी कर ली है, यानी सरकार ज्यादातर रकम ले चुकी है, खर्च कर चुकी है। इस वित्त वर्ष में राजस्व घाटा अनुदान 1800 करोड़ की कटौती कर दी गई है। वाटर सेस को कोर्ट असंवैधानिक बता चुका है। इससे भी करीब 4000 करोड़ की आमदनी बंद हो गई है। वहीं आपदा भी एक वजह है जिसकी वजह से 12000 करोड़ का नुकसान हो गया। अब हिमाचल सरकार के पास 3 विकल्प बचते हैं। देखिए, पहला विकल्प यह है कि सैलरी के लिए लोन लिमिट पूरी खर्च कर दी जाए, लेकिन यह विकल्प सरकार इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी क्योंकि आपातकाल में इसकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा विकल्प है ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसे दे दिए जाएं, लेकिन इसमें इतने पैसे हैं ही नहीं। तीसरा विकल्प 5 सितंबर तक केंद्र से मिलने वाला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है। इसमें सरकार को हर महीने करीब 490 करोड़ मिलते हैं, लेकिन इससे भी संकट खत्म होने वाला नहीं है। सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़े रखे हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार राजस्व घाटा अनुदान और लोन की लिमिट में कटौती के कारण मुश्किल हालात में फंस गई। वैसे इस आर्थिक संकट ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उभर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग देने अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। संकट तो प्रदेश का है और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता अब सोचना पड़ेगा राज्यों को जो वादे करते हैं अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े कि पहले फिस्कल मैनेजमेंट करें या फ्रीबी मैनेजमेंट। अब जल्दी से कर्ज लेने वाले राज्यों के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल संसद में राज्यों के हिसाब से कर्ज के आंकड़े रखे हैं। रिजर्व बैंक से के हवाले से सरकार ने बताया है कि तमिलनाडु पर 8,34,000 करोड़ का कर्ज है, जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का है जिस पर 7,69,000 का कर्ज है। महाराष्ट्र पर 7,22,000, पश्चिम बंगाल पर 6,58,000, कर्नाटक पर 5,97,000 करोड़ का लोन। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र का अगला फोकस। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय विदेश यात्रा है। वो सुबह ही ईस्ट एशिया देश ब्रुनेई के लिए रवाना हुए थे। इस वक्त वो वहीं पर हैं। आज और कल ब्रुनेई में रहेंगे। इसके बाद कल शाम को यहीं से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। इसमें ब्रुनेई की यात्रा ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह चीन है। सेंटर पॉइंट में साउथ चाइना सी है। ब्रुनेई के बारे में आप में से बहुत लोग शायद ही जानते होंगे, लेकिन साउथ चाइना सी के मद्देनजर ब्रुनेई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है। यहां पहुंचने पर आज प्रधानमंत्री मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ। पीएम मोदी आज शाम को यहां की ऐतिहासिक मस्जिद भी गए। इस मस्जिद के बारे में हर एक जानकारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हम आपको बताने वाले हैं। और ब्रुनेई फाइल्स में हम आपको यहां के सुल्तान की लग्जरी लाइफ भी दिखाएंगे। 1700 कमरे के महल में रहने वाले और 7000 सुपर लग्जूरियस कारों के शौकीन ब्रुनेई के सुल्तान ट्रेंड कर रहे हैं। खैर,
हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो ब्रुनेई देश का नाम भी नहीं जानते होंगे, और जो लोग जानते होंगे वो सोच रहे होंगे कि कीव के बाद पीएम मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा इतनी चर्चा में क्यों है। इन यात्राओं में भारत की विदेश नीति और कूटनीति को लेकर क्या संदेश छिपे हैं, इस विजिट से भारत को किन किन सेक्टर्स में क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बात फिक्र के लेंस से समझाते चलेंगे और आपको यह जानकारी भी देंगे कि पीएम मोदी की ये यात्राएं असल में साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर के तौर पर देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जो ब्रुनेई से वर्ल्ड ट्रेंडिंग पर है। पीएम मोदी मुस्लिम देश ब्रुनेई पहुंचे तो यहां शाम को ऐतिहासिक ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए। मस्जिद ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध शाही मस्जिद है जिसे ब्रुनेई नदी के तट पर एक कृत्रिम झील में यहां के सुल्तान ने वर्ष 1958 में बनवाया था। इस मस्जिद का मुख्य आकर्षण इसका गुंबद है जो शुद्ध सोने से बना हुआ है। मस्जिद को बनाने के लिए इटली से संगमरमर, शंघाई से ग्रेनाइट और इंग्लैंड से क्रिस्टल झूमर लाए गए थे। इसके अलावा मस्जिद के बाहरी हिस्से में 16वीं शताब्दी में इस्तेमाल होने वाली राजकीय नाव की प्रतिकृति लगाई गई है जिसका प्रयोग उस समय धार्मिक समारोह में हुआ करता था। ये तो रही मस्जिद की खूबसूरती से जुड़ी जानकारी, लेकिन पीएम मोदी की बात करें तो मस्जिदों में उनकी रुचि पहले भी देखी गई है। इससे पहले उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की शेख जायद मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस मस्जिद, सिंगापुर की चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया की इस्तकलाल मस्जिद और इजिप्ट की अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा उनकी इस परंपरा का हिस्सा है। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्रुनेई पहुंचे थे। अब पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रुनेई के दौरे पर हैं। बायलैटरल टॉक्स के लिहाज से देखें तो ब्रुनेई में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली विजिट है। पीएम मोदी यहां ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। पीएम मोदी के 2 दिवसीय ब्रुनेई दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार निवेश में आपसी संबंधों को बढ़ाना है। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है और प्राकृतिक गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी जानकारी है कि पीएम मोदी के दौरे पर स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, इस दौरे का एक छिपा मकसद चीन को इस इलाके में काउंटर करना है, तो अब इससे जुड़ी भी विस्तृत जानकारी आपको दे देते हैं। हमने फिक्र के लेंस से पीएम मोदी के इस दौरे का जो है उसको मैप किया तो देखा कि क्या क्या चीजें सामने आई हैं। मैप में इस जगह पर मुस्लिम देश ब्रुनेई है। यह एक समुद्री सीमा वाला देश है। ध्यान से देखें अब आप, यह है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रुनेई। यहां पर है फिलीपींस। ध्यान से देखिएगा अब आप, मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक उस एंड पर है चाइना और इन दोनों के बीच में तनाव पिछले कई दिनों से चल रहा है। और फिलीपींस के दौरे पर हमारे विदेश मंत्री इसी साल गए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं साउथ चाइना सी में, जहां पर ब्रुनेई भी स्थित है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। वो कहते ना कि एक रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है चाइना, हम भी कुछ उसी तरीके से चीजें तैयार कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती के लिहाज से। इस देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है। अब इसके आसपास के देशों पर नजर डालिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, चीन और ताइवान है। चाइना का सबसे विवाद है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत का किस किस से टाइप है। ऑलरेडी इंडोनेशिया से है, फिलीपींस से है, वियतनाम से है, ताइवान से है। यह पूरा इलाका साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रैटेजिक और ट्रेड के मद्देनजर यह पूरा क्षेत्र हाईली सेंसिटिव है। चीन इस पूरे इलाके पर अपना दावा जताता है। आए दिन उसकी सेनाएं साउथ चाइना सी के समुद्र में इन देशों की सेनाओं से उलझती रहती हैं। उसकी इसी दादागिरी से सारे देश चीन से नाराज हैं, जबकि भारत के इन सभी देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। और जानकारों के अनुसार ब्रुनेई का
आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा असल में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी का जवाब है। साउथ चाइना सी के सभी देशों से संबंधों को बढ़ाकर एक तरह से चीन को कूटनीतिक संदेश है, क्योंकि खबर यही है कि भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा और ऐसा करके भारत दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने में भी लगा। चीन सागर के देश हैं, जिस तरह से चाहे वियतनाम हो, फिलीपींस हो, जापान हो, जिनको समस्या है चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता को लेकर, समुद्री संप्रभुता को लेकर, उन देशों के साथ भारत लगातार जुड़ता हुआ नजर आया है। हाल ही में जैसे मार्च में भारत के विदेश मंत्री जब मनीला गए हुए थे तो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में सीधा समर्थन अपना जाहिर किया कि फिलीपींस की जो संप्रभुता है और उनका जो समुद्री संप्रभुता है उसको बचाने में पूरी तरह से फिलीपींस सक्षम है, पर भारत उसके साथ खड़ा है। भारत से जो अपेक्षा दूसरे देशों की है कि किस तरह से भारत उनके साथ खड़ा हो सकता है चीन के बढ़ते हुए प्रभाव और तनाव को लेकर, तो मोटे तौर पे नीति में ये असर्टिवनेस थोड़ी सी हम देखते हैं लगातार नजर आती है और जाहिर है चीन उसको समझता है कि भारत का बढ़ता हुआ जो तालमेल है इन देशों के साथ वो मिलकर अंकुश लगा सकता है चीन के इस तरह के व्यवहार पर। अब आपको ब्रुनेई के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। ब्रुनेई को वर्ष 1984 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III 5 अक्टूबर 1967 को ब्रुनेई के राजा बने थे। अब हसनल बोल्किया करीब 59 सालों से सम्राट है, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। ब्रुनेई एशिया का एक ऐसा देश है जहां 82% मुस्लिम आबादी है। ब्रुनेई राजशाही को लेकर पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ के सुल्तान बेशुमार दौलत के मालिक हैं, उनकी गिनती दुनिया के अमीर लोगों में होती है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकई के आलीशान महल की ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इसका नाम है इस्ताना नरूल इमान पैलेस। ये 20 लाख वर्ग फीट में बना है। इसमें कुल 1700 कमरे हैं। इस महल में करीब 257 बाथरूम है, 5 स्विमिंग पूल हैं, कारों को रखने के लिए 110 गराज बनाए गए हैं। 22 कैरेट गोल्ड वाला गुम्मद बनाया गया है। इस महल का निर्माण 1984 में किया गया था। दावा है ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी से रहते हैं। इस महल की कीमत 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा है। महल का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पूरी दुनिया में जितनी चर्चा ब्रुनेई सुल्तान के महल की होती है, उतनी ही चर्चा उनकी महंगी कारों को लेकर भी होती है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया महंगी कारों के शौकीन हैं। इनके पास करीब 7,000 कारें हैं, 600 रोल्स रॉयल्स हैं, 300 फरारी, 134 कोनिग्सेग हैं और 11 मैक्लारेन हैं, 6 पोर्शे कार हैं। इसके अलावा कई और लग्जरी कार भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रुनेई के सुल्तान के पास सिर्फ कारें ही नहीं बल्कि प्राइवेट जेट भी हैं, वो भी सोने से जड़े हुए। इनके पास बोइंग 747-400, बोइंग 767-200 हैं, जिनकी कीमत करीब 3,359 करोड़ रुपए है। दावा तो यह भी है कि इस प्राइवेट जेट के अंदर वॉश बेसिन भी सोने का है और जेट के अंदर दीवारों पर सोना जड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जेट के फ्लोर पर सोने के तारों वाली कालीन भी बिछाई गई है। इस जेट में लिविंग रूम से लेकर कई बेडरूम और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हर चीज का इंतजाम है। ओए, जा कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स। इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं यार, कहीं भी लगा ले। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है वो अचानक 360 डिग्री पर घूमती दिख रही है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सोचिए अभी ये सवाल, लेकिन टिकट बंटवारे से ठीक पहले यह चर्चा चल पड़ी है। राज्य में लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दोस्ती के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है तो कांग्रेस 10 साल के बाद अपनी वापसी के लिए बेताब है। शायद इसीलिए पार्टी ने गठबंधन का सिग्नल देना शुरू कर दिया है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर अब तक आप सांसद राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। अगले 24 घंटे में राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच तीसरे राउंड की बैठक होगी। सूत्र बता रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बातचीत की शुरुआत राहुल गांधी के निर्देश पर हुई, जिस पर केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर रखेंगे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। इस कमेटी की निगरानी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने के लिए तैयार है, जबकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए पहल कर चुके हैं। वो 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात अमेरिका रवाना हो रहे हैं। इस दौरान गठबंधन की बातचीत के लिए जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका से ऑनलाइन जुड़ेंगे। दरअसल सोमवार को CEC की बैठक में राहुल ने गठबंधन में रुचि दिखाई। उन्होंने राज्य के नेताओं से पूछा था कि क्या राज्य में गठबंधन की जरूरत है, अगर है तो वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। राज्य में अब तक गठबंधन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन 24 घंटे में हरियाणा में नई दोस्ती के संकेत मिलने लगे। ये खबर सामने आई तो आम आदमी पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। राहुल के बयान का स्वागत करता हूं। तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे उसके बाद ही गठबंधन पर फैसला हो पाएगा। राज्य के चुनावों में भी अक्सर जो लोकल लेवल पे राजनीतिक दल होते हैं आपस में बात करते हैं। वो बातें अगर ऊपर तक जाती हैं तो उसमें बात सीनियर लीडर्स पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसी बात है, आप लोग की क्या राय है। तो अंततः स्टेट यूनिट्स को ये तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। एक्सप्लोर करते हैं। राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरखास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। फ़ायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा की तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। हरियाणा के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी थी। राज्य में लोकसभा की 10 सीटों में कांग्रेस 9 जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खाते में 5-5 सीटें गई थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 46.11% वोट मिले थे। कांग्रेस को 43.67% वोट, जबकि आम आदमी पार्टी को 3.94% वोट मिले थे। बात जब लोकसभा चुनाव की हुई तो थोड़ी चर्चा पिछले विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। राज्य की 90 में से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर सियासी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। क्लोज फाइट वाली इन सीटों पर नेताओं का फोकस ज्यादा है। 2019 के चुनाव में 25 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 1000 से 5000 वोटों का था। ये वो सीटें हैं जहां कुछ वोटों के इधर उधर होने से सरकार बनने का सपना जो है वो चकनाचूर हो सकता है। क्लोज फाइट वाली इन 25 सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस और 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 4 अन्य के खाते में गई थी। वैसे फिक्र की लेंस से देखें तो अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की फाइट
देखने को मिल सकती है। विपक्षी गठबंधन राज्य में लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित है। अब इनकी कोशिश बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकना। फिक्र में हमारा अगला फोकस है बीजेपी सांसद कंगना रनौत, जो कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो अपनी मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी को लेकर ज्यादा ही हाईलाइटेड है। वो हाईलाइट इसलिए है क्योंकि एक तो ये फिल्म इंदिरा गांधी पर बेस्ड है, दूसरे इस फिल्म के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ कंटेंट जो है वो काफी सेंसिटिव है, जिस पर कुछ धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद 6 सितंबर को पर्दे पर आने वाली इस फिल्म की रिलीज टाल दी गई है। और सेंसर बोर्ड के इस फैसले से कंगना रनौत बेहद नाराज हैं। वो अलग अलग इंटरव्यूज में यह मुद्दा उठा रही हैं। अमर उजाला के इंटरव्यू में वो यहां तक बोल गई कि उन्हें लगता है कि फिल्म का नाम बदलकर नो वन किल्ड इंदिरा गांधी रख देना चाहिए। कंगना रनौत ने आज सेंसर बोर्ड पर और क्या क्या आरोप लगाए वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूं, लेकिन मैं निराश हूं, मेरी आवाज दबाई जा रही है, सत्य घटना पर आधारित फिल्म को ना दिखाए जाने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राजनीति पर बात करना चाहेंगी तो लोग फोन उठा लेते हैं, लेकिन फिल्म पर बात करने के लिए लोग उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद कंगना रनौत ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पार्टी से कोई निराशा नहीं है, लेकिन बतौर फिल्म मेकर उन्हें घोर निराशा है। सेंसर बोर्ड के प्रति निराशा है क्योंकि उन्होंने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। कंगना रनौत का कहना है कि वो अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। ये केस अदालत में लड़ेंगी और बिना किसी काट छाट के रिलीज करेंगी, क्योंकि वो तथ्यों को बदलना नहीं चाहती हैं। अचानक से ये नहीं दिखा सकती कि इंदिरा गांधी की मौत अपने आप ही घर में हो गई। वैसे कंगना इस पूरे मामले को अभिव्यक्ति की आजादी और फिल्म की क्रिएटिविटी से जोड़कर देख रही हैं, लेकिन पंजाब में इसी फिल्म को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और फिल्म की रिलीज टलने पर सरकार के सूत्रों का कहना है कि कोई भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। धर्म से संबंधित मामलों पर सतर्क रहना ही चाहिए। वैसे इन दिनों इसी तरह से एक वेब सीरीज को लेकर भी धार्मिक कलेश कुछ ज्यादा ही है। नेटफ्लिक्स पर कंधार हाईजैक की सत्य घटना पर आधारित वेब सीरीज IC-814 रिलीज हुई, तो इसमें आतंकियों के कोड नेम भोला और शंकर को लेकर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई कि इस वेब सीरीज में जानबूझकर आतंकियों के हिंदू नाम रखे गए। कल दिन भर बॉयकॉट बॉलीवुड बैन नेटफ्लिक्स भी ट्रेंड करता रहा। इस मुद्दे पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को सम्मन भेजा था, नेटफ्लिक्स के सदस्यों को तलब किया था। आज मंत्रालय के साथ नेटफ्लिक्स के सदस्यों की लंबी मीटिंग चली, जिस पर शाम को नेटफ्लिक्स की ओर से लेटेस्ट बयान आ चुका है और डिस्क्लेमर में, बल्कि जो ओपनिंग है उसमें कई सारी चीजों को क्लियर करने की बात की गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9। पहली बड़ी खबर, RG कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित किया। संदीप घोष पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से भी निलंबित। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के 26 दिन के बाद एक्शन हुआ है। और जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी अगले हफ्ते से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। पीएम मोदी जम्मू में 2 और कश्मीर में कर सकते हैं एक रैली, डोडा से कर सकते हैं चुनाव प्रचार की शुरुआत। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ऑफर की 7 सीटें। आम आदमी पार्टी ने की 10 सीटों की मांग। केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच तीसरे चरण की मुलाकात कल संभव, सूत्रों के बारे से खबर। नेटफ्लिक्स ने अपनी वेब सीरीज IC-814 में बदलाव किया। ओपनिंग डिस्क्लेमर में आतंकियों के रियल और कोड नेम शामिल किए। आतंकियों के हिंदू नामों पर था विवाद। IB मंत्रालय ने आज लगाई थी फटकार। यूपी महिला आयोग में बड़ी नियुक्तियां। आगरा की बीजेपी नेता बबीता चौहान अध्यक्ष, तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। गोरखपुर की चारू चौधरी भी उपाध्यक्ष बनी। बॉम्बे हाई कोर्ट कल कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर जी स्टूडियोज की याचिका पर करेगा सुनवाई। 6 सितंबर को फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं मेकर्स। TRAI ने फर्जी फोन कॉल्स पर लिया बड़ा एक्शन। 3.25 लाख फोन नंबर्स काटे, 50 फर्मों को किया बंद। फर्जी कॉल से जुड़ी 8 लाख शिकायतें पहुंची थी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 11 सितंबर को अगली सुनवाई। प्रोडक्शन वारंट जारी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा समेत 5 लोगों को समन। एटलस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष सलिल कपूर ने दिल्ली के औरंगजेब लेन के घर में खुद को मारी गोली।
सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए 4 लोगों को ठहराया जिम्मेदार।